दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम जो एसएससी जीडी के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सेल। तो सेल्स के बारे में आपने जाना होगा, आपने पहले कभी पढ़ा होगा। तो हम चलिए क्रम बाय क्रम चलते हैं। तो सबसे पहले आती है कि एक्चुअल में मतलब कि सेल क्या होती है। तो सेल एक्चुअल में क्या होती है मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए सेल के बारे में लिखा हुआ। तो उससे पहले हम ये बात जाने, उससे पहले कुछ बातें और हम लोग को जानना है कि किसी भी चीज़ को मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसा ही आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब उसका एक क्रम में रखना होता है, ऐसा नहीं कि जो भी आया किसी भी चीज़ को बांट दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले जो होती है आपका जो मतलब कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज़ को जैसे जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मोनेरा होती है, प्लांटिक होती है, एनिमेलिया होती है। तो इन सब चीज़ों को बांटने के लिए कोई एक पैटर्न की मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है। ये चलते लेकर के उसका एक सीक्वेंस में बांटना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को जब आप बांटिएगा उसको स्पैसिज को या तो फिर जीनियस को कुछ इस तरह से, तो उनका एक पैटर्न रूल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रखना होगा किंगडम, यानी कि जगत में, मतलब कि जगत में सबसे पहले आपको उस चीज़ को रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा फाइलम। उसके बाद में आप फाइलम आता है, उसके बाद में क्लास आता है, उसके बाद में ऑर्डर आता है, उसके बाद में आता है फैमिली आता है, उसके बाद में जीनियस आता है, उसके बाद में स्पेसीज आता है। ये 5 से 6 वो आते हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए सारे प्रोसेस को किए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनता है कि जैसे कि किंगडम के बाद वाली जो मतलब कि मतलब कि जो एलिमेंट्स की जो क्रम है वो कौन सा होगा, या तो फिर फाइलम के बाद कौन होगा, या तो फिर क्लास के बाद कौन होगा, या तो फिर ऑर्डर के बाद कौन होगा, या तो फिर फैमिली के बाद कौन होगा, या तो फिर जीनियस के बाद क्या होगा, या तो फिर स्पेसिज के बाद क्या होगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा होती है मतलब बिगेस्ट यूनिट, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो कौन होती है, तो वो होती है किंगडम, मतलब कि सबसे पहला क्रम जो यही होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला क्रम कौन होती है तो किंगडम होती है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन होती है तो वो किंगडम होती है। यही मतलब सजीवों को रखने का पोज है ये, मतलब सजीव को आप इस ऑर्डर में रख सकते हैं। अच्छा, अगर पूछे कि क्लास के बाद कौन होती थी, ऑर्डर होती है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, मतलब कि ये जो होती है सबसे छोटा होती है, मतलब अंतिम क्रम भी इसको हम लोग कहते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो है वो इकाई है। अब देखिए इसको हम लोग याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे किंगडम मतलब ये समझिए कि कोई राजा है, उस राजा का नाम है, क्या नाम है, तो उस राजा का नाम है फाइलम। फाइलम नाम की कोई राजा है जो 3 क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो 3 क्लास में पढ़ने से अच्छा पढ़ता था, लेकिन वो सबको ऑर्डर देता था। तो ऑर्डर देते देते उनकी फैमिली जो है वो जीनियस बन गई है। और जीनियस बनने के बाद उसके जो में से जो प्रजाति निकलती है, मतलब कि स्पेसिफिक जो निकलती है, वो भी आपका अब जो है जीनियस निकलती है। तो ये बात कंप्लीट हो गई। आप जो आते हैं वो सेल आते हैं। सेल एक्चुअल में क्या होती है, तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो एनसी कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचना मतलब होती है रखना, और क्रियात्मक मतलब होती है काम करने वाला। और ऐसे अगर हम देखें तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब एक जो होती है वो सेल होती है। तो एक सेल मिलकर क्या बनाती है, तो एक सेल मिलकर जो बनाती है वो टिश्यू का निर्माण करती है, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं। और
ऊतक बहुत सारे मिल को क्या करती है, निर्माण करती है, टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। इसके बाद निर्माण जो करती है वो कौन करती है, तो वो करती है ऑर्गन करती है, मतलब कि किडनी करती है। अच्छा, किडनी के बाद कौन करती है, तो वो करती है ऑर्गन सिस्टम निर्माण करती है, और ऑर्गन सिस्टम से वो निर्माण कर देती है बॉडी, यानी कि शरीर को निर्माण कर देती है। तो आप देखिए सेल आखिर मतलब कि एक्चुअल में कहाँ से आया, तो आप समझिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 अरब साल पहले जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तब उसमें से एक इन्वेंट हुआ था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आपस में उन लोगों ने उन सब एलिमेंट्स ने इकट्ठा हुआ, तब एक चीज़ का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोबायोटेंट कहते हैं, मतलब प्रोटोबायोटेंट कहते हैं, या तो फिर उसको कोजर बेट भी कहते हैं, प्रोटोबायोटेंट होता। और इसमें ऐसी क्वालिटी मतलब कुछ खास नहीं थी, ये गुणन की क्षमता इसमें नहीं थी, मतलब प्रोटोबायोटेंट में गुणन की क्षमता नहीं थी, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करती थी, अपने आप को ये डुप्लिकेट करने में असक्षम थी। ये सबसे पहली सेल थी जो कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाती थी, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर देती है, अपने आप को मॉडिफाई कर देती है, और मॉडिफाई करके प्रोटोसेल बना देती है। प्रोटोसेल ये इसमें जो पाई जाती है वो न्यूक्लिक सेल पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल पाई जाती है, जिसमें डीएनए मौजूद होती है, जिसमें आरएनए मौजूद होती है, और जिसमें डीएनए आरएनए होती है वो अपने आप को डुप्लिकेट करने में सक्षम होती है, और ये फिर थोड़ी सी और विकास करती है और प्रोकैरियोटिक बन जाती है, थोड़ी सी और विकास करती है तो ये यूकैरियोटिक बन जाती है। तो इस तरह का मामला था। अब देखिएगा उसके बाद थोड़ी सी हम आगे चलते हैं, तो सेल के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, मतलब जो कोशिका है वो किसी पर शक करता है तो साइटोलॉजी होती है। ये जो सेल जो है वो एक लैटिन भाषा है, सेल बायो मतलब कोशिका विज्ञान होती है। अच्छा, सेल की खोज किसने किया था, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सेल की डिस्कवर सबसे पहले जो हुआ था वो मृत कोशिका का हुआ था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, कॉर्क मतलब लकड़ी के टुकड़ा में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में, जो कि कुछ इस तरह से देखते हैं, उसको लिखाता है सेला लेकिन पढ़ते हैं सेल। उसके बाद लिविंग में यानी कि जीवित कोशिका का जो मतलब खोज किया था वो 1674 ईस्वी में एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। कहाँ पे, ओनियन पीलिंग मतलब कि प्याज के छिलका में की गई थी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु में, मतलब कि इसके मतलब ओनियन पीलिंग मतलब प्याज का जो छिलका था उसके अंदर बैक्टीरिया था, उसमें इस सेल को देखा गया था। अब आपसे बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया का सबसे छोटी सेल कौन है, तो वो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया है मतलब कि सबसे छोटी इकाई, और ये इसके अंदर जो पाई जाती है वो माइकोप्लाज्मा पाई जाती है, जिस सेल की साइज होती है 0.1 से 0.2 तक होती है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये होती है। और मतलब बैक्टीरिया की जो वो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेपेक्टम। अच्छा, उसके बाद इसका बहुत सारा नाम भी होती है, जिसे नाम करने का मतलब ये होती है कि जैसे इसका नाम है PPLO, मतलब कि प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसका माइकोप्लाज्मा का जो अन्य नाम है वो PPLO मतलब कि प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होती है। दूसरा होती है MLO होती है, इसकी का नाम होती है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म होती है। अच्छा, तीसरा नाम होती है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम होती है, मतलब पादप जगत का जोकर जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बिगेस्ट सेल होती है, मतलब कि बिगेस्ट सेल
मतलब कि बिगेस्ट सेल क्या होती है, मतलब किस में पाई जाती है, तो वो ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग के मुर्गा अंडा में पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के मुर्गा में। अच्छा, मानव यानी ह्यूमन बींग। अच्छा, ये तो हो गई है सबसे छोटी जो पाई जाती है, ये भी आपने जान गए। और बिगेस्ट पाई सबसे छोटी जो पाई जाती है वो जीवाणु, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर में। और सबसे बड़ी जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच में पाई जाती है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है। ये भी बात हो गई। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि मानव यानी ह्यूमन बीइंग में दो मतलब कि दो सेल होती है। एक तो सोमैटिक होती है, एक तो गैमिट होती है। मतलब कि सोमैटिक सेल और गैमेट सेल होती है, मतलब देही कोशिका होती है और जनन कोशिका होती है। तो देखिए, गैमेट सेल जो होती है वो दो होती है। देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। गैमेट सेल के अंदर दो होती है, एक तो स्पर्म होती है जिसको कहते हैं शुक्राणु, और एक तो होती है अंडाणु यानी कि ओवा जिसको हम लोग कहते हैं। और इन दोनों के अलावा जो छोड़कर बाकी सारे चीज़ हैं वो आता है सोमैटिक में आती है। जैसे आपका बिगेस्ट बॉडी सेल जो होती है वो नर्वस सिस्टम होती है। सबसे बड़ी दैहिक कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका जो होती है ये होती है। स्मॉलेस्ट बॉडी सेल जो होती है वो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका जो होती है। अच्छा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इसमें इसके बारे में कि स्मॉलेस्ट गैमिनेट सेल जो होती है वो शुक्राणु होती है, और बिगेस्ट स्टोमक सेल जो होती है वो कौन होती है, ओवा होती है, मतलब कि अंडाणु होती है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये है जो सेल का मतलब कि आगे वाली जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है, जैसे कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, मतलब कि प्लांट में जो सबसे बड़ी होती है, मतलब कि लार्जेस्ट जो होती है वो कौन होती है, तो मतलब लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल जो होती है वो कौन होती है, तो होती है एसिटिव्यूलेरिया होती है। कौन होती है, एसिटिव्यूलेरिया। मतलब सबसे बड़ी एक का कोशिकीय पादप कोशिका कौन होती है, एसोटिव्यूलेरिया होती है। एसिटिव्यूलेरिया होती है। अच्छा, लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर जो होती मल्टी सेलुलर प्लांट सेल जो होती है वो कौन होती है, रेमी के तंतु, मतलब कि फाइबर ऑफ रेमी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग आपको बताते हैं। अब आप देखिएगा कि जो सेल के होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये क्या होती है एक्चुअल में, तो आप देखिए कि प्रो मतलब होती है प्राथमिक, यानी कि पहले जो मतलब एग्जिस्ट करती थी वो सेल उतना विकसित नहीं थी। अब विकसित कोशिका ये है, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। उसके बाद दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक के बारे में अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ी सी मैं इसको अगर जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, यूकैरियोटिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि विकसित कोशिका ये केंद्रक झिल्ली इसमें पाई जाती है, और ये जो है ये इसमें पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये पूर्णतः डेवलप्ड है। अब इसकी थोड़ी सी संरचना के बारे पर आप थोड़ी सी नज़र डालिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो है वो यूकैरियोटिक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक है वो कंप्लीट डेवलप्ड है। मतलब कि इसके अंदर देखिएगा कोशिका केंद्रक द्रव्य है जिसको आप लोग कहते हैं न्यूक्लियस प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर केंद्रक भी है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, इस केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस प्लाज्मा को एक परत से घिरा हुआ है, ताकि ये बाहर की चीज़ अंदर नहीं आए और अंदर की चीज़ बाहर नहीं जाए, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो पाई जाती है ये लिक्विड पाई जाती है जो कि कोश केंद्रा की झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो डिविजिबल की काम करती है, जो कि एक दूसरे से आपस में नहीं आने जाती, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा, यानी कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन जब उसी जगह आप इस पे नज़र डालिएगा, प्रोकैरियोटिक पर नज़र आप डालिएगा, तो इसमें देखिएगा कोई भी केंद्र का पता नहीं है, ये एक दूसरे से मिक्स है। मतलब कि कोशिका द्रव्य और आपका जो है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस प्लाज्मा और आपका जो है साइटोप्लाज्मा आपस में मिक्स है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि थोड़े से इसको जूम इन कर लेते हैं। चलिए, आप कुछ अच्छा से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जिसको हम लोग नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अपवाद के लिए अमीबा और यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो कि यूकैरियोटिक होती है। आगे देखिएगा, सेल ऑर्गन्स मतलब कोशिकांग। तो कोशिकांग क्या होती है? कोशिका का ही एक भाग होती है, मतलब कोशिका के ही अंदर पाई जाती है, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। इसकी मतलब कि न्यूक्लियस की खोज इसके अंदर ही होती है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी केंद्रा की खोज। केंद्रा को बहुत सारे नाम होता है, जिसमें से कुछ कुछ फेमस नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेम जो इसका है वो मतलब कि ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रा को कहते हैं। और केंद्रक में जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्रक में ही होती है डीएनए और आरएनए मौजूद होती है। एंड केंद्रा को ही हम लोग कहते हैं मैनेजर ऑफ सेल, यानी कोशिका प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका प्रबंधक कहते हैं। अच्छा, अब बताइए कि केंद्रा का काम एक्चुअल में क्या होती है, मतलब क्या काम करती है? तो आप देखना चाहोगे कि कोशिका विभाजन मतलब कि सेल डिवीजन का काम करती है। मतलब केंद्रा के अंदर जो पाए जाते हैं वो कौन? न्यूक्लियस एसिड पाए जाते हैं। केंद्रा के अंदर न्यूक्लियस एसिड पाई जाती है, जिसमें डीएनए और आरएनए होती है। डीएनए आरएनए तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो हो गया, ये हो गया। अब डीएनए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीएनए और आरएनए ये क्या होती है? तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है, और आरएनए का फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है। अच्छा, इसके बाद जो खोजकर्ता हमारे पास है, मतलब कि डीएनए की खोज करता है, वो कौन है? तो फ्राइड्रिक मीसर है। कौन है? फ्राइड्रिक मीसर। इन्होंने डीएनए और आरएनए की खोज की थी, फ्राइड्रिक मीसर ने किया था। अच्छा, इसमें जो होती है वो नाइट्रोजनस क्षार होती है, ये दोनों में होती है। अब नाइट्रोजनस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है नाइट्रोजनस? तो नाइट्रोजनस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्यूरिन होती है, दूसरा पायरिमिडीन होती है। अच्छा, प्यूरिन क्या होती है? अब थोड़ा सा समझिएगा। प्यूरिन प्यूरिन भी दो प्रकार के होती है। एक तो होती है एडेनिन होती है, और दूसरा ग्वानिन होती है। अब बात ये आती है कि जैसे कि इसको याद कैसे रखें, तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रखें कि एडेनिन से होती है ए और ग्वानिन से होती है जी। तो कहता है ए जी पूरी लाइन। जैसे पत्नी खाना वाना बना के रखती है, तब उसके पति जो है वो कहते हैं ए जी पूरी लावन जी। तो एडेनिन और ग्वानिन जो होती है वो प्यूरिन में होती है। और पायरामिड में होती है साइटोसिन और थाइमिन होती है। CYTOCIN साइटोसिन, THYMIN थाइमिन होती है। तो दो प्रकार की होती है। अच्छा, अब जो ये बनाती है, तो मतलब कि ये जो जो आपका जो पायराइड बनाती है, जैसे कि नाइट्रोजेनस बनाती है, तो वो कैसे बनाती है? तो प्यूरिन और पायरामाइड जो मिलती है ना, तब बना देती है, क्या बना देती है? न्यूट्रोजोनस बना देती है। अब
इन कौन कौन मिलती है? अब ऐसा तो है नहीं कि जो एडेनिन है वो साइटोसिन के साथ मिल जाएगी और ये जो ग्वानिन है वो थायमिन के साथ मिल जाएगी। तो एक जो है मतलब कि एक मतलब एक बनाया हुआ है कि ईच मिलेगा। तो देखिए, एडेनिन जो है, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ मिलाएगा ना डबल बॉन्ड से, दोहरे, तब हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, तब जाकर के डीएनए बनेगा। या तो फिर जी मतलब होती है ग्वानिन और आपका जो है सी से क्या होती है साइटोसिन, मिलकर 3 बॉन्ड से बनाएगा, तब डीएनए का निर्माण करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं थोड़ी सी, इसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो ये देखिएगा, थोड़ी सी आप देखिएगा यहाँ पे पायरामाइड होती है, पायरीमीडिन मीडिन होती है। ये जो होती है वो कौन कौन होती है? तो ये भी 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन और पायरामिड होती है। ये तो होती है एडेनिन होती है और ग्वानिन होती है, लेकिन ये चेंज हो जाती है। ये जो हो जाती है वो कौन हो जाती है? तो हो जाती है साइटोसिन हो जाती है, और उसके बाद ये थायमिन हो जाती है, मतलब कि यूरेसिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चेंज होती है। लेकिन ए जो मिलता है वो किसके साथ मिलता है ए जो मिलता है वो यू के साथ मिलता है, और जी मिलता है यू मिलता, ए मिलता है यू के साथ, और फिर यू मिलता है ए के साथ, हो गया, और जी मिलता है सी के साथ। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से मिलता है, तब बनती है हमारे क्या, आरएनए बनती है। तो ये बात हो गई। अब आगे हमारे पास है प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रोटोप्लाज्मा मतलब होती है जीव द्रव, मतलब कि जो मतलब कि सेल होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, उसके अंदर जो जो द्रव होती है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग मतलब कि जो सेल होती है, तो सेल जो होती है जिसे प्रोटोप्लाज्मा होती है, सेल में होती है प्रोटोप्लाज्मा होती है। सेल में क्या होती है? यहाँ पे देखिए, सेल में जो होती है वो प्रोटोप्लाज्मा होती है, और प्रोटोप्लाज्मा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कोशिका द्रव, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होती है न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक होती है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब कि इसके न्यूक्लियस के अंदर जो होती है वो केंद्रक द्रव्य होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो आपने आपने देख लिया पूरा। सेल के अंदर होती है प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर होती है कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा, और एक तो होती है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के अंदर जो होती है वो उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात को देखते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे कुछ इस तरह से। चलिए, प्रोटोप्लाज्मा, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्मा, प्रो प्रोटोप्लाज्म 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 मतलब कि जीव द्रव्य, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जितने भी कोशिकांग होते हैं वे कोशिका द्रव्य में तैरते हैं। कोशिकांग मतलब हुआ कि कोशिका में तैरने वाले कोई कल पुर्जा पाठ पुर्जा होती है, जो कि इस तरह से इस वाले एरिया में तैरते रहते हैं। तो जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। और हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा गया है, आधार कहा है, हमने नहीं ये बात कही है। तो ये बात महान साइंटिस्ट किसने कहा है? हक्सले ने। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अच्छा, अब जो आ जाती है वो डीएनए और आरएनए आ जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए जो होती है, मतलब कि ये डबल हेलिक्स होती है, दुई कुंडलित होती है डीएनए जो होती है, और आरएनए जो होती है वो सिंगल हेलिक्स, मतलब एक कुंडलित होती है। संरचना की डीएनए की बात करें तो वाटसन और क्रिक वाटसन और क्रिक ने किया था, और संरचना जो और आरएनए की संरचना जो है वो रिच ने किया था। अच्छा, इसके में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो डिऑक्सी शुगर इसमें पाई जाती है, और इसमें राइबो
राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो आपसे पूछा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डिऑक्सी शुगर पाई जाती है और इसमें पाई जाती है राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये बात करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि डीएनए का जो है वो काम क्या है। तो डीएनए का जो काम है वो अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक मतलब कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए का काम है। और आरएनए का क्या काम है, प्रोटीन निर्माण, यानी कि मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन जो होती है वो होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइबो और जहाँ के राइबोज, राइबोसोम, ये तीनों प्रोटीन निर्माण कार्य करते हैं। ये तीनों आप जहाँ देखिए, जहाँ प्रोटीन का टिक लगाइए। अच्छा, उसके बाद हमारी आती है सेंट्रल डोग्मा आती है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल होती है। सेंट्रल डोग्मा होती है। चलिए, सेंट्रल डोग्मा जो है वो एक है कि जैसे कि केंद्रक होती है, और केंद्रक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होते हैं न्यूक्लिक अम्ल होती है, न्यूक्लिक सेल मौजूद होती है, जिसमें डीएनए आरएनए ये सब जो होती है। तो इसमें केंद्रक में डीएनए होती है, आरएनए होती है, प्रोटीन होती है, ये होती है। तब आप देखिएगा कि जब मतलब कि ये पहले केंद्रक होती है तो उसमें डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनती है, फिर प्रोटीन आपका बनता है। तब डीएनए से जब आरएनए ट्रांसफ़र होती है, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनती है, मतलब कि तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को, जैसे डीएनए से आरएनए होती है तो ये तो बात ठीक है, लेकिन डीएनए से आरएनए जो हो रही है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद जब आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन प्रक्रिया। टाइप ऑफ आरएनए का कुछ टाइप्स होते हैं जिसको अब हम देखते हैं। तो mRNA, tRNA और rRNA। मैसेंजर आरएनए होती है संदेहवादक। उसके बाद होती है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, स्थानांतरण। उसके बाद होता है राइबोसोमनल आरएनए होती है, मतलब कि राइबोसोमनल होती है। तभी ये क्या करती है, ये प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाती है, लेकिन इसका इधर से उधर जो भेजने का काम जो करती है वो करती है ट्रांसफ़र आरएनए करती है। और कहाँ किस जगह पे कितना ज़रूरत है उस संदेश को लाने के काम कौन करती है, तो मैसेंजर आरएनए काम करती है। जब वही बात जब उल्टी हो जाती है तब क्या होता है, जैसे आपके बॉडी में, आपके सेल्स में कोई वायरस, इंसेक्ट्स एंट्री करती है, तब वो आरएनए से डीएनए को बना देती है। डीएनए से आरएनए बनती थी, लेकिन डीएनए से आरएनए मतलब उल्टी प्रक्रिया को बना देती है, तब उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसपिरेशन, मतलब कि उल्टा अनुलेखन करती है। तो यह प्रक्रिया उल्टा अनुलेखन कहलाती है। अच्छा, अगला जो हमारे बात आ जाती है वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलिकर ने किया था। किसमें किया था, कीटों के रेखीय पेशी में देखा था इन्होंने ही। लेकिन इसका जो नाम दिया था, मतलब कि सबसे पहले खोज किया था, तो उसका तब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की था, के कोलिकर दिया था। तब सबसे पहले इसका नाम दिया था कौन, ऑस्टमैन ने दिया था। इसे कौन दिया नाम थे, बायोब्लास्ट नाम दिया। किसको नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम माइटोकॉन्ड्रिया को दिया। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के ही अन्य नाम भी मौजूद है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं इसको, पावर हाउस भी इसको कहते हैं। अच्छा, वर्ग इसका काम क्या है, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया सूत्रीकोनिका में होती है। सूत्रीकोनिका में माइटोकॉन्ड्रिया की काम होती है, जो कि पावर देते रहती है। अच्छा, एटीपी का निर्माण भी यहीं होती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है।
कोशिका का ऊर्जा सिक मतलब इसी को एटीपी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा सिक्का मतलब क्वाइन ऑफ एनर्जी ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा, कोशिका की ऊर्जा इकाई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ सेल कहते हैं इसको। तो ये बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होती है। मतलब डीएनए तो जैसे सेल होती है, सेल के अंदर केंद्र में तो डीएनए मौजूद होती है, जैसे न्यूक्लिक सेल होती है, न्यूक्लिक अम्ल होती है, तो वो डीएनए बनाती है, डीएनए से आरएनए प्रोटीन वगैरह बनाती है। लेकिन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके पास खुद का मतलब पर्सनल, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए मौजूद होती है। उसके बाद हमारे इसमें पाई जाती है तो ऑक्जीसोम्स पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं गोल्जी काय, मतलब गोल्जी काय यानी गोल्जी काय की खोज कौन करते हैं, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। अच्छा, वर्क इसका जो गोल्जी काय का काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन का संचय करता है। गोल्जी काय का जो काम है वो क्या काम है, तो ये प्रोटीन का संचय करती है। अच्छा, इसको और भी अन्य नाम है, जैसे मदर ऑफ सेल इसको कहते हैं। मदर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, जैसे देखिए कोई सेल होता है इस तरह से, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होता है, तो एक साथ लाने का काम कौन करता है, तो वो करता है गोल्जी काय करती है। तो इसलिए इसको मदर मतलब केयर करती है, तो मदर ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा, पैकेज ऑफ सेल भी कहते हैं, ये एक जगह लाती है और पैकेज बना देती है, मतलब कि संचय करती है, जैसे कि ये प्रोटीन का संचय करती है, मतलब पॉकेट सेल भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा था लाइसोसोम की खोज करता कौन है, तो डब्ल्यू है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो ये बात हो गई, ये बात। तो ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, तो डी ड्यूब कहते हैं। इसका नाम जो है वो कौन है, आत्मघाती शैली यानी कि सुसाइडल थैली इसको बोलते हैं, कि सुसाइडल बैग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, यानी कि पाचक थैली भी किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। एटम बम भी बोलते हैं किसको, तो लाइसोसोम को ही बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद थैले के समान संरचना होती है, मतलब एक थैले की समान संरचना ये होती है। इसके अंदर अपघातीय एंजाइम होते हैं जो अम्लीय होते हैं। इसके अंदर जो होती है एंजाइम होती है, अपघातीय एंजाइम होती है जो कि अम्लीय होते हैं, तथा इसका पीएच मान 4 से 5 होता है। हाइड्रोक्लोरी। अगला नंबर हमारे पास जो है वो है एंडोप्लाज्मिक, जो भी नंबर है आप देख लेना, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब इसका मतलब होती है अंतःद्रव्य जालिका होती है। क्या होती है, अंतःद्रव्य जालिका होती है। इसकी खोजकर्ता कौन है, पोर्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टर है। ये 2 प्रकार की कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक कोशिकांग है। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसके ऑर्गन्स को उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कोशिकांग बोलते हैं। तो ऐसे कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं उसको कोशिकांग कहते हैं। तो ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर से सूचित करते हैं। इसको खोज करता है पोर्टर है। अच्छा, इसके ये टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार की होती है। रुच अंतःद्रव्य जालिका होती है, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। और दूसरा होती है कोमल अंतःद्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो स्मूथ होती है। अब देखिए स्मूथ क्यों कहते हैं और आपका रफ यानी खुरदरी क्यों कहते हैं, अब थोड़े से आप समझिएगा। जैसे ये सेल है और ये जो आपका है ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होती है। तब इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है, मतलब इसके बाहर ये बिंदी से लगा ये राइबोसोम है, तो इसके मतलब सटे जो भाग में मतलब भीरी में भाग है उसको बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं
उसको बोलते हैं रुच अंतः द्रव्य जालिका बोलते हैं। और इसके जो दूर हैं, जैसे कि ये जो दूर हैं, ये जो दूर है, उसको बोलते हैं कोमल अंतः द्रव्य जालिका। तो ये बिंदी बिंदी सा लगा हुआ आप दिख रहा है यहाँ पे, जो इसके साटे साटे भाग में है। तो जब ये जो है ये क्या है, तो ये राइबोसोम है। और राइबोसोम पर जब कोई दाने दाने आकर बैठ जाएगा तो वो खुरदरी हो जाएगा, खुरदरी हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। तो खुरदरी हो जाएगा तो उसको हम लोग रफ कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो इसके दूर होते हैं, मतलब कि इसको से दूर हैं, वो एकदम स्मूथ होते हैं, एकदम चिकने होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है। अब इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई है जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रुच यानी कि रफ के बारे में बता रहा। अंतःद्रव जालिका केंद्र के समीप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये समीप होते हैं। कोमल अंतःद्रव जालिका केंद्रक से दूर होती है, तो ये मैंने आपको बताया। रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं, इसलिए ये खुरदरे नज़र आते हैं। तो रफ पर आपका राइबोसोम मौजूद हो जाती है, मतलब इस पे आके बैठ जाती है और ये रफ सा होने लगती है। तो रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये जो रफ वाला है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, लेकिन वही स्मूथ जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो लिक्विड सिंथेसिस मतलब कि वसा संश्लेषण का कार्य करती है। ये बात हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसको प्लास्टेड की बात करते हैं। तो प्लास्टेड की खोजकर्ता कौन है, तो वो है हेकल द्वारा। प्लास्टेड की खोजकर्ता कौन है, तो वो हेकल है। अच्छा, इसकी नामकरण की अगर हम बात करें तो नामकरण इन्होंने हेकल ने नहीं किए थे, बल्कि नामकरण प्लास्टेड का किए थे। कौन किए थे, तो सिम्पर किए थे, SHIMPER सिम्पर किए थे। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये जो लबक पाई जाती हैं, मतलब कि प्लास्टेड जो पाई जाती है, ये पत्तों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो ये पत्ता में पाई जाती है। ये केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट में पाई जाती है। तो ये जंतु में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा तो आप बताइएगा कि मुझे प्रॉब्लम हुआ। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आया आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो चलेगा, लाइक नहीं करिएगा तो चलेगा, लेकिन आप कमेंट नहीं करिएगा तो नहीं चलेगा भाई। क्योंकि आपको कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा कि वीडियो ख़राब आ रही है या सही बन रही है, तभी मैं आगे से सुधार कर पाऊँगा। और नहीं आप कमेंट करिएगा, सिर्फ देख कर निकल जाएगा तो मैं कमेंट, मुझे वीडियो में कुछ पता ही नहीं लगा कि मुझे क्या सुधार करनी चाहिए, क्या मैं बेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये चलते लेकर के आपको कमेंट ज़रूर करनी है। आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए, भला है, लाइक नहीं करते हैं वो भला है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए। अच्छा, ये केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, तो पाई जाती है प्लास्टेड, जो कि पत्ता में पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टेड के प्लास्टेड का होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, मतलब कि हरित लवक जिसको बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट होती है, उसके बाद में होती है ल्यूकोप्लास्ट होती है, मतलब कि 3 गो होती है। अच्छा, इसका वर्क क्या है, मतलब टोटल का काम क्या है, तो पौधे के रंग प्रदान करना। अब क्या क्लोरोप्लास्ट का कौन काम है, क्रोमोप्लास्ट का कौन काम है, और आपका ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा काम है, ये सब प्लास्टेड का काम है। अच्छा, अब देखिएगा क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो हरा रंग प्रदान करना, मतलब पेड़ में जो हरा रंग होती है उसको प्रदान करना होती है। ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है, अंदर से करती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ये सूरज के प्रकाश को ट्रैप करती है, सूरज के प्रकाश को ये लेती है। तो आपको पता होगा, मतलब कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होती है, मतलब मध्य में जो होती है एक पिगमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर एक मैग्नीशियम होती है। ये सब सारे प्रोसेस मिलकर एक मतलब कि पिगमेंट जो होती है ना, मतलब कि जो कि मध्य में होती है, पिगमेंट जो होती है वो आपका अंदर में सूरज के प्रकाश को ग्रहण करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लोरोफिल के मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट, ये हरा व सफ़ेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करती है, मतलब जितने भी आप रंग, अरे सॉरी नहीं दिख रहा, उसके बाद जितने भी रंग जो है हरा व सफ़ेद रंग वो हो,
को छोड़कर सभी रंग जो प्रदान करता है वो कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। इसे रंगीन वर्ण यानी कि क्रोमोफिल पिगमेंट भी कहते हैं। लाल, नीला, काला, पीला रंग प्रदान करता है। ये जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन को होती है, एक तो होती है जैंथोफिल होती है, एक तो कैरोटीन होती है। तो ये किस में होती है, तो ये होती है क्रोमोप्लास्ट में होती है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है जैंथोफिल होती है और एक तो कैरोटीन होती है। और ये जो हरा रंग और सफ़ेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करती है। अब यहाँ पे देखिएगा क्लोरोप्लास्ट अब क्या काम करती है। अब रानी लबक हो जाती है। तो सफ़ेद रंग प्रदान करती है, कौन करती है, ल्यूकोप्लास्ट करती है। फूड स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्टोरेज मतलब कि भोजन संचय संचय का कार्य करते हैं। जड़ों में अच्छा ये किस में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है ना। पर नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो जड़ों में पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है। और क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर यानी कि फूल और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और ये जो आपका जो ये कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जड़ों में पाया था। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, CHLORO क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तों में पाया जाता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये फ्लावर फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे हम लोग देते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आप देखेगा, उसके बाद आता है जीन आती है। जीन की खोज करता है जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने डीएनए के खंड, जॉनसन ने कहा था कि जीन जो है वो डीएनए के खंड है, मतलब कि डीएनए का एक पार्ट कह सकते हैं, इस तरह से है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करती है, तो वो डीएनए करती है। मतलब कि जैसे कि मतलब आपका फैमिली है, तो आप अपने फैमिली में से आए, तो आपका जो मतलब आपके जो रंग का मतलब उसी रंग में डुप्लीकेट करती है, तो वो कौन काम करती है, तो डीएनए करती है। लेकिन बहुत सारा चीज़ सिमिलर होती है, उनमें से सिमिलर क्या क्या चीज़ हो सकती है, मतलब हो सकती है। तो आँख का रंग है जो आपके मम्मी पापा की तरह हो जाएंगे, मतलब कि कलर ऑफ आईज। लंबाई जो आपके पिता या मम्मी के समान हो जाएंगी। त्वचा का रंग है, बालों का रंग है, रंगहीनता मतलब कि जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस होती है। उसके बाद है हेमोफीलिया जिसको कहते हैं। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना अनुवांशिकी के पिता को किसको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेग जॉन मेंडल को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है बेकॉल मतलब कि रिक्तिका मतलब पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका के जेब इसको कहते हैं। या तो फिर इसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस मतलब कि खाली जगह। इसका कार्य क्या है, तो ये भोजन का संचय करती है, कौन करती है, तो वेकॉल करती है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ETC को ये क्या करती है, संचय करती है। अच्छा, उसके बाद में स्फीति दाब इकट्ठा मतलब कि ट्यूरिग्लिटी प्रेशर ये बनाती है, अपने आप में एक प्रेशर बनाती है। इन ये जो कौन है आपका जो है स्फीति दाब जो है, जैसा कि यहाँ पे एक दिखाया गया है कि अंतःद्रव्य जालिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतःद्रव्य जालिका के बारे में मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकनी मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, और एक जो होती है रफ होती है। तो देख सकते हैं इसके जो बगल में मतलब इससे दूर जो है उस पर स्मूथ है मतलब कि एकदम चिकनी है, लेकिन इसके जो बगल में है उस पर देखिएगा राइबोसोम बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा राइबोसोम, ये खुरदरी अंता प्रद्रव्य जालिका है। और ये जो है ये इस पे राइबोसोम बैठा हुआ, ये देखिए राइबोसोम लिखा हुआ। और ये रफ जो है रफ एंडोप्लाज प्ला एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये है। और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये है। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ी सी ये आप देख लीजिए, जैसे ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो बहुत सारी चीज़ सिमिलर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ कुछ इसमें स्पेशल पाई जाती है जो इसमें एकदम भूंडी सा पाई जाती है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास पूरा है एकदम सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें देखिए बस ये रहा। उसके बाद में बहुत सारे जैसे सेल बॉल्स, यहाँ देख लीजिए सेल बॉल इसमें होती है, मतलब कि और आपका जो होती है और बहुत सारी चीज़ होती है सिमिलर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ सिमिलर नहीं होती, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको जूम इन भी करके देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ जो है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये जूमिंग मैंने कर दिया, ये लास्ट जूमिंग है। और बाकी मैं अगर जूमिंग करूँ तो पूरा लिखा हुआ भी कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा, इधर भी आपको लिखा दिख जाएगा और इधर भी आपको लिखा दिख जाएगा। तो ये रहा, ये जूमिंग मैंने इतना कर दिया। उसके बाद एक पॉइंट जो है वो है तारक काय, मतलब कि सेंट्रोसोम कहते हैं जिसको, सेंट्रोसोम होती है। चलिए इसको हम लोग सेंट्रोसोम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट पॉइंट लगभग लगभग इसका है, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी और हमारे पास बचेगी कुछ मटेरियल जो कि आपके मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक भी क्वेश्चन हमारे पास से नहीं छूटे। अच्छा, सेंट्रोसोम मतलब होती है तारक काय होती है। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? तो इसको खोज किया था टीवी बावरे ने किया था, टी वावरी ने किया था। केवल पादप कोशिका में होता है, मतलब कि शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, ये जो होती है हो गया बस इसके बारे में। अच्छा, सेल वॉल होती है, मतलब कोशिका जिसको भित्ति कहते हैं, चारों तरफ रहती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि कोशिका भित्ति जो है वो चारों तरफ रहती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है। कौन करती है? तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। इसका कार्य क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करती है, वैसे ही इसका कार्य है। कोशिका को कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करती है। अच्छा, इसमें प्रोवाइड शेप एंड साइज टू सेल होती है। यह केवल प्रधान कोशिका में पाई जाती है, मतलब यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, मतलब कि परमानेंट ओनली इन सेल। यह पादप कोशिका का बाध्य सुरक्षा आवरण है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आप जान लीजिए। सेल वॉल मतलब क्या होती है? कोशिका भित्ति, ये जो होती है प्लांट और फंगस में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल होती है जो प्लांट और एफ्यूएंजी फंगी में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। अच्छा, प्लांट जो है, प्लांट आपका जो प्लांट होती है वो प्लांट में जो पाई जाती है, सेल वॉल जो पाई जाती है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज किसी का बना होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट, तो सेलुलोज जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अच्छा, उसके बाद फंगस है, तो फंगस जो बनी होती है वो होती है काइटिन, मतलब काइटिन की बनी होती है। कैसे? काइटिन का, और ये काइटिन बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है सेलुलोज। तो दोनों लगभग सेम ही बना हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो बना हुआ होता है वो किसके बना होता है? तो पोली पैकेट पो बैक्टीरिया जो आपका जो ये बैक्टीरिया जो पाई जाती है वो पाई जाती है क्या? पोली पैकाटाइडो ग्लाइकोम। तो पोली पैकाटाइडो ग्लाइकोम की बनी होती है, या इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कि म्यूरिन होती है। क्या होती है? MURIN, म्यूरिन जो होती है, मतलब इसी में ये प्लांट या फंगी में ही ये जीवाणु भी पाई जाती है, मतलब जीवाणु में भी पाई जाती है ये वाला प्लांट। कौन पाई जाती है? तो सेल वॉल भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है वो सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो इस चलते लेकर के मैंने आपको बताया। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाएं में पाई जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अब ये देखिए, ये आपका प्लांट का है, तो प्लांट में सबसे बाहरी वाली भाग में कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर वो जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन कोशिका जो झिल्ली मतलब ये जो जंतु में है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें जो पाई जाती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जो इसमें पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, मतलब कोशिका जो झिल्ली होती है, इसको इसका मतलब कि
क्या चीज़ का बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ग्लीसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड 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 के बनी हुई होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसकी लाइनें। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसका काम है कि यह चुनाव प्रक्रिया के तहत काम करती है, मतलब कोशिका में कौन सा मटेरियल अंदर आना है या बाहर जाना है इसका सिलेक्शन करती है। जैसे मतलब कि आपका जो ये जो सेल काम करती है, मतलब कि कोशिका झिल्ली जो काम करती है, वो आपके कोशिका के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए ये डिसीजन लेता है। मतलब जैसे 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 आपके खाने के योग्य लिक्विड को जाने देना है, डल्ट यानी कि पत्थर वगैरह को नहीं आने देना है, तो इस चीज़ का ये सलेक्शन करता है। अब आती है राइबोसोम की खोज करता कौन है, तो वो है पेलाडे। कौन है, पेलाडे। ये दो टाइप के होते हैं, 70 मतलब कि 70S होती है और आपका जो होती है 80S होती है। 70 मतलब कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होती है। अच्छा, 70S राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, जो एक जीवाणु है, और जो 80S राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो सेल डिवीज़न जिसको कहते हैं, सेल डिवीज़न मतलब कोशिका विभाजन की काम करती है। इसमें जो होती है वो दो चीज़ होती है, एक तो होती है समसूत्री, एक तो होता है अर्धसूत्री होती है। मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं, इसको म्यूरिसिस बोलते हैं। माइटोसिस की खोज करता है कौन है, बालदेयर फ्लेमिंग है। सेल डिवीज़न मतलब कि कोशिका विभाजन जो हमारे पास होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो होती है मतलब कि समसूत्री मतलब कि होती है माइटोसिस होती है, और आती है मियोसिस होती है। अब जो होती है इसका खोज जो किसने किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लादेर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका जो किया था वो किया था हर्टविंग ने किया था। अच्छा, स्टोमिक SOMATIC सोमैटिक सेल में ये होता है। सोमैटिक सेल मतलब कि दैहिक कोशिका। तो दैहिक कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो वो जो होती है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु जो आपके पास होते हैं, मतलब हम आपके पास नहीं, मतलब कि अंडाणु जो, और जो आपका मतलब कि अंडाणु ओवा जो होती है और स्पर्म जो होती है उसको छोड़ा करके, तो सोमिट और गैमेट जो होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोमिट लिखा। तो गैमेट में कौन था, तो गैमेट में जो था वो कौन था, शुक्राणु था और अंडाणु था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको जो छोड़कर जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है सोमैटिक होती है। तो मतलब कि सोमैटिक से, तो दैहिक कोशिका जो होती है वो कौन होती है, समसूत्री होती है। अच्छा, वेजिटेबल मतलब कि वेजिटेबल में रिप्रोडक्शन जो होती है, मतलब कि वृद्धि जनन जो होती है वो इसी से होती है। और जैसे कि मतलब नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि जब गन्ना जो होती है, तो गन्ना का जो एक टहनी अगर आप लगा दीजिएगा ना तो वो फिर से हो जाएगा। या तो फिर आप फ्लावर मतलब गुलाब के फूल को देख लीजिए, एक एक मात्र कोशिका दो समान कोशिकाओं को विभाजित होती है, लेकिन एक मात्र कोशिका 4 असमान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ऐसा भी हो सकता है किसमें, तो वो होती है अर्धसूत्री में। तो अर्धसूत्री में मतलब होती है ना कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान एक सूत्री है, तो इससे जो एक सूत्री मतलब 4 गो, तो इसमें जो आएगा ना वो अर्धसूत्री में, इसमें 2 गो आएगा और इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। लेकिन इसमें वो 4 गो है तो वो 4 से डिविजिबल 2 गो में हो जाएगा, तो वो उसमें 4 गो ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, फिगर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है मेटोसो है, जैसे मेटोसो का मतलब होती है क्या होती है, तो मेथोसिस होती है और म्यूसिस होती है।
तो ये जो होती है तब देखिएगा इसमें जो होती है 4 को होते हैं, तो बाकी ये जो वो डॉटर सेल जो होती है मतलब समान जो होती है वो दोनों सेम ही होता है। लेकिन जो अर्थ वाला में होता है मतलब कि वो आसमान आसमान गुणसूत्र उसमें 4 होता है, तो इसमें 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट आप कर लीजिएगा अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो, कि ये जो होती है अमाइटोसिस मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया जो होती है वो अमाइटोसिस मतलब असमानित होती है। तो आई होप दोस्तों ये सेल की पूरा कंप्लीट वीडियो थी। अब इसके बाद सेल की कोई भी वीडियो नहीं देखेगा, बस इस नोट्स को एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए। मैं इस क्लास की पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और एक बार अपने से रिवाइज कीजिए। सोते टाइम रिवाइज कीजिए, सुबह उठकर रिवाइज कीजिए और फिर सोते टाइम रिवाइज कीजिए और फिर कल सुबह होकर रिवाइज कीजिए। ऐसे ऐसे करते करते 2 से 3 दिन तक रिवाइज करेगा, बस आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड है, तो ब्लड की एकदम कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।